नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। वार्तिक टीवी का ये स्पेशल प्रोग्राम है जो राजनीति को समर्पित है और इस प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ होते हैं राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले पूर्व मंत्री और राजनीति में 6 दशक का सक्रिय अनुभव रखने वाले चंद्रराज सिंह भी। और सिंघवी साहब से हम जानते हैं और जनता के हिसाब से बातें पूछते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरफ राजनीति की स्थितियां जा रही हैं, किस तरफ चौसर बिछाई जा रही हैं और राजनीति का अगला जो समय है वो किधर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी के लिए राजनीति क्या कुछ कर पा रही है। तो आज भी इसी उसके ऊपर, विषय वस्तु के ऊपर, मौजू के ऊपर बातचीत हम करेंगे चंद्रराज सिंघवी से, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और चंद्रराज सिंघवी का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। तो सियासी चाल भूचाल के इस कार्यक्रम में आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त बजट की पूरे देश में चर्चाएं हैं, चाहे वो चाय की थड़ी हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे कॉरपोरेट हाउसेस हो, और चाहे गृहिणियां हो, चाहे आम आदमी हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, सब लोग टकटकी लगाए बजट की तरफ देख रहे थे और अब इसके फलितार्थ निकाल रहे हैं। आपको ये जो बजट है ये किस तरह का लगा और आप क्या कहना चाहेंगे बजट के ऊपर ओवरऑल? यह बजट एक पंक्ति में कहूं, ईमानदार, शानदार और जानदार बजट है। बहुत सुविधाएं दी गई, देश हित का पूरा ध्यान रखा गया। भावी भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने के उद्देश्य से इस बजट की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आइए इसके खास मुद्दों पर बात करें। टैक्स का रिलीफ दिया गया, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी को 5 से 7 लाख तक की छूट और आगे 30 की जगह 20% का स्लैब, 15 से 15% तक, इससे बढ़िया टैक्स रिलीफ हो नहीं सकता था। दूसरा पॉइंट था इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश की जड़ें मजबूत करता है, बहुत बड़ा धन उसमें दिया गया है। बहुत बड़े तरीके से रेलवे को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। सेना को 13% अपने व्यय में बढ़ोतरी करके पाकिस्तान और चीन के कान खड़काने का काम किया गया है। शानदार बजट है, कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, इस बजट में कश्मीर के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए, वहां के अल्पसंख्यकों को बसाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, जो प्राइवेट फर्म सैनिक उपकरण बना सकते हैं, उनके बारे में इंसेंटिव देने की कोई बात नहीं है। मगर हर बजट में कुछ कमियां रहती है। बजट का उद्देश्य है देश को मजबूत करना, गरीबों को और मध्यम वर्ग को राय देना, उन्हें मदद देना, सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, कोई कमी नहीं रखी है। मेरा ख्याल है आज तक जितने बजट आए देश में, ये सबसे शानदार बजट है। इसने सेना को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, आम आदमी की सुविधाओं का ध्यान रखा, बुजुर्गों के लिए ध्यान रखा, बच्चों की नौकरियों के हिसाब से बढ़ोतरी करी। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया बजट तो एक ही हो सकता था। कोई आप पार्टी की तरह कह कि हम तो हर नागरिक को एक टिफिन बनाकर फ्री भेज देंगे, इसके अलावा कोई इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता था। माननीय मोदी जी और मैडम वित्त मंत्री को इसके लिए जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। मुझे पूरे बजट में कोई नेगेटिव पॉइंट मिला ही नहीं। मैं बहुत पढ़ा लिखा, सोच के बात करता हूं। मेरे हिसाब से पूरे विपक्ष को इस बजट की सराहना करनी चाहिए। मोदी जी के उठते हुए कदम को और मजबूत करना चाहिए। आर्थिक स्थिति को समझने के लिए उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहिए। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर को भी बधाई देनी चाहिए और नरेंद्र मोदी का निश्चित रूप से, वंदनात्मक रूप से, प्रशंसात्मक रूप से कमेंट करने चाहिए। फिर भी कुछ लोग बोलते हो तो आदत है, ऐसे तो आप कोई चीज में खराबी निकालना चाहो तो कोई बहाना मिल ही जाता है, पर बहानों से हकीकत छुपती नहीं है। मैंने इस बजट के बारे में पढ़ने के बाद एक फैसला किया, मैं खुद जानना चाहता हूं। मैंने जो 2 सुझाव दिए हैं सोच समझ करके दिए हैं। कश्मीर के रिहेबिलिटेशन के लिए 1 लाख करोड़ का फंड होना चाहिए था, और जो रक्षा उपकरण, रक्षा के स्टैंडर्ड के
निजी क्षेत्र में बन सकते हैं, उनके मैन्युफैक्चर करने वालों को कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए था। इससे सेना और मजबूत होती, हर नागरिक हमारा सेहतमंद होता, वक्त आने पर हथियारबंद होता, हमारी सेना की ताकत हमारे देशी उपकरणों से ही बढ़ जाती, जिसके लिए भारत सरकार का व्यय नहीं करना पड़ता। वो व्यय सेना की और मजबूती के लिए, बड़े विशेष कार्यों के लिए आ सकता था। रेलवे का बहुत अच्छा दिया है, बढ़ोतरी की है, एयरपोर्ट पे सुविधाएं दी है, कहीं कोई गलत काम नहीं हुआ है। इससे ज्यादा अच्छा बजट मैं समझता हूं देना असंभव था। राइट। तो आप भारत सरकार को बजट को लेकर कोई सुझाव देना चाहेंगे? क्या और कोई सुझाव देना चाहेंगे बजट को लेकर? मैंने 2 सुझाव दिए हैं ना इस पूरे बजट में। कश्मीर में सनातन, वहां के ब्राह्मण और अन्य जो जाना चाहें, उन लोगों के बसने के लिए बहुत बड़ा बजट देना चाहिए था, क्योंकि हमारा पहला मकसद अभी है कि कश्मीर के अंदर तिरंगे की आवाज उठे, देशभक्ति का राग उठे। तो इसके लिए वहां की जनता की आबादी में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। मुझे हो सकता है भूल हो, अभी आपने जो तिरंगे की बात कही है, तिरंगे की बात कही है, तो लगे हाथ हम आपसे ये भी जान लेते हैं कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाकर, श्रीनगर जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहरा चुके हैं और यात्रा का समापन कर चुके हैं। ये जो यात्रा रही है, इसको आप किस तरह का मानते हैं और क्या इंपैक्ट आपको दिखाई दिया है राहुल गांधी की इस यात्रा का? देखिए, इस यात्रा का एकमात्र पूरे देश में इंपैक्ट है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो सोया था वो खड़ा हो गया, मगर जनता में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, जनता में इसका कोई प्रभाव नहीं है। जनता तो दर्शक की तरह देखने गई थी और देखकर आ गई। ठीक समझा तालियां बजा दी, नहीं समझा तो इस बाएं कान से सुना, दाहिने कान से निकाल दिया। पर कांग्रेस का कार्यकर्ता डेफिनेटली उत्साहित हुआ है, इसके लिए राहुल गांधी बधाई के पात्र है। अब आपने कहा कि तिरंगा फहराया, तो 1 मिनट, राहुल गांधी को तिरंगा फहराने में कोई तकलीफ नहीं थी, उनका कश्मीर में विरोध था ही नहीं, उन पर आक्रमण की संभावना ही नहीं थी, उनकी देशभक्ति के ऊपर कोई चुनौती करने वाला था ही नहीं जो ये चाहता कि आप क्यों आए, कश्मीर में आपका क्या लेन देन है, आपने कश्मीर के क्या बोला, आपके परिवार ने क्या बोला, आपने वंश ने क्या बोला, कश्मीर के प्रति आपकी भावना क्यों थी, ऐसा कोई प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए राहुल गांधी गए, तिरंगा था, फहरा दिया और लौट के आ गए। इसके अलावा कश्मीर पे उनके जाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वैसे भी आम कश्मीरी कांग्रेस को पसंद करता है। राहुल जाए या न जाए, कोई कांग्रेसी टूटने वाला था नहीं, कांग्रेसी भाजपा में जाने वाला था नहीं, वहां की जनता कांग्रेसी थी, कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेगी। इसलिए इस यात्रा का कश्मीर को कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, प्रचार के लिए ठीक है, प्रचार का तो तंत्र है ही है, और प्रचार तो करने में कांग्रेस मास्टर है, करती है प्रचार। तो एक बयान जो है वो लोगों के नजर से वैसे ही निकल गया। आप चूंकि राजनीति में बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं, जानते हैं, और शब्दों के जो तीर हैं इनको भी आप इस्तेमाल करना भी जानते हैं और आपने इस्तेमाल किए भी हैं। यहाँ पर एक बयान जो है राहुल गांधी का, वो ये है कि मैंने और आपने, ये लाल चौक के ऊपर कह रहे हैं वो, मैंने और आपने अपनों को खोया है, मोदी ने और अमित शाह ने नहीं खोया है। अब इसमें दोनों अर्थ लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक चीजों को समझते हैं वो दोनों अर्थ लगा रहे हैं। एक यह अर्थ लगा रहे हैं कि जो कश्मीरी हिंदू जिस तरह से वहां पीड़ित हुए हैं उनको लेकर बयान था, लेकिन उनको लेकर तो मरहम पट्टी का जो काम है वो बीजेपी कर रही है। अब ये किसको कहा उन्होंने कि आपने और मैंने खोया है, तो खोने में आतंकवादी जो हैं उनको भी तो एलिमिनेट किया गया है। ये परिभाषा और ये परिवर्तन का इतना बड़ा बात तो मैं कहने के पहले सोचूंगा सुभाष जी, पर अपनों में कौन अपना नहीं था पहले ये बताया राहुल गांधी कि अपना कौन पराया कौन, बता सकते हैं क्या? अपनों को खोया यानी परायों को प्राप्त कर लिया, इसका क्या अर्थ है? आप निकालिए, आम जनता निकाल लेगी। इस राहुल का इसका ये अगंभीर वक्तव्य है, इस कमेंट पर कमेंट करना कोई बुराई नहीं है। आया मन में बोल दिया, जो बोल दिया सो बोल दिया, कबीरा जीना बावरी, कहिया सड़क पताल, आप उनके भीतर रहे और जूती खाद कपाल, इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। आखिर राहुल गांधी पहले से तो परिपक्व हुए हैं, कम से कम उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि हम कश्मीर की यात्रा में सफल हो गए हैं, अब डंडा मारेंगे। वो डंडा मारने वाली भाषा भूल गए, सभ्य भाषा बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, दिल के साफ है। दुनिया जानती है कि राहुल का गांधी पवित्र है, मगर राहुल का दिमाग पवित्र है या नहीं, संतुलित है या नहीं, श्रेष्ठतम है या नहीं, उनके इस वक्तव्यों से
उनके दिमाग की परिपक्वता पर प्रमाण पत्र मिला है। इसके लिए राहुल गांधी बधाई के पात्र है, पर इसका आम जनता और चुनाव पर और वोट स्टैंप पर कोई फर्क पड़ेगा, इसको मैं शून्य मानता हूं। राइट। तो इस वक्त एक और चर्चा के ऊपर बातचीत करना चाह रहे हैं। यह चर्चा चल रही है संसद में और जबरदस्त हंगामा हुआ है। आज पूरे विपक्ष ने लगभग एकजुट होकर एक व्यापारिक घराने के ऊपर, एक उद्योगपति घराने के ऊपर हमला बोला है। अडानी ग्रुप के ऊपर संसद में हमला बोला गया है और यह कहा जा रहा है कि इसके ऊपर कमेटी बैठाई जाए, जांच कराई जाए। एक चलते हुए घराने के ऊपर अभी तक ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप हमारे देश में नहीं लगा है, न कोई केस दर्ज हुआ है, न किसी इन्वेस्टर ने कहीं कोई एफआईआर दर्ज कराई है। एक विदेशी कोई जो भी कोई ऑथराइज एजेंसी नहीं है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, उसने कोई रिपोर्ट छापी है, वो भी मीडिया ग्रुप भी नहीं है। ऐसे में संसद में एक चलते हुए व्यापारिक घराने के ऊपर, एक चलते हुए बिजनेस हाउस के ऊपर इस तरह की बात करके डंप कर दिया जाना उस घराने को, क्या आपको ऐसा लगता है या कि और कोई इसके पीछे बात लग रही है? आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो बहुत पहले ही कह चुका हूं और आपके यहां भी कह चुका हूं, अन्य चैनल में भी कह चुका हूं। जिस प्रकार हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को खत्म करने का प्रयास किया, ये व्यक्ति का प्रयास नहीं है। इसके पीछे चूंकि पहला औद्योगिक घराना था जो पहले 3-4 में विश्व में पहुंच गया था, उसके प्रति ईर्ष्या और जलन नेचुरल थी। ये जो संस्था है हिंडनबर्ग, ये हिडनबर्ग है, बाकी हिडन ही है। ये तो हिडन संस्था है, ओपन संस्था है ही नहीं। इन्होंने जो आक्रमण किया, इसके पीछे मुझे लगता है सटोरियों का बहुत बड़ा हाथ है। सटोरी ये भाव घटाते भी हैं, तो क्रिकेट मैच में भी करते हैं, ये तो हर जगह करते हैं। क्रिकेट जो इनका सटोरियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप भाव घटाता है तब बेच देता है, भाव जब बढ़ने वाले होते हैं तो खरीद लेता है। ये उनका रोल है। इतना कुछ बड़े उद्योगिक घरानों की हिस्सा भी है। चूंकि अडानी की संपत्ति का इतना बड़ा विस्तार हुआ, लोगों ने कहा साहब इसको सरकार का समर्थन है। तो भाई जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तो क्या उनको अंबानी को समर्थन नहीं था? क्या इंदिरा गांधी के राज में अंबानी को समर्थन? हर उद्योग क्या जब बिरला और टाटा बढ़े तो क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के परिवारों का इनको समर्थन नहीं था? हर उद्योग के घराने को किसी न किसी सत्ता के लोगों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। जब संबंध बढ़ते हैं तो समर्थन होता है, मगर इसमें आउट ऑफ वे जाकर कोई संबंध दिया हो ऐसा कहीं लगता नहीं है। आपने ठीक कहा सुभाष जी, एक भी ईडी की जांच पेंडिंग नहीं, एक भी सीबीआई की जांच पेंडिंग नहीं। अब एक बात बता दूं, खातों में मूल्य घटा सकते हो, इनके एसेट का मूल्य कैसे घटाओगे? आप कैसे कहोगे कि अंबुजा घाटे में चल रही है? आप कैसे कहोगे एसीसी घाटे में चल रही है? आप कैसे कहोगे कि अडानी पावर घाटे में चल रहा है? आप कैसे कहोगे अडानी की सोलर एनर्जी घाटे में? आप कैसे कहोगे कि अडानी का बंदरगाह का व्यापार घाटे में? कोई संस्था घाटे में है ही नहीं। तो कागजी ऊपर नीचे करने से संतोष तो कर सकते हो, अगर एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है उस संस्था को गिरा नहीं सकते। इसलिए मैंने तो आज अडानी जी को मैं फैक्ट भेजा है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक लाइन का फैक्ट है। गिरते हैं शहर सवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। घबराओ मत अडानी जी, ये समय भी निकल जाएगा, असलियत आ जाएगी। आपके एसेट तो इंडस्ट्री प्लस में होती रहनी चाहिए। 10 दिन घटे हैं, 10 दिन बढ़ जाएंगे। ये तो उतार चढ़ाव व्यापार और इंडस्ट्री में होता है। पर कई बार बड़े घरानों को खत्म करने के लिए कई लोगों ने ग्रुप बनाकर सट्टा बाजार का उपयोग किया है। ये बहुत बुरा है और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। राइट। अब इसमें जो खास बात है वो ये भी है कि ठीक है, हमारी संसद सर्वोपरि है और संसद में जो लोग बैठे हैं वो निश्चित रूप से ही बड़े ही लोग हैं, लेकिन संसद को इस मामले में प्लेग्राउंड बनाना एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि यदि कहीं भारत में कोई इस तरह की बात उठती, जो हम बार बार यही बात कह रहे हैं, तो कोई बात होनी चाहिए थी। अब विदेशी धरती पर कोई बात हुई है, लेकिन हमारा यहाँ पर एक और भी बात है जो हम हमारे दर्शकों के सामने भी रखना चाहेंगे कि ये बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, इसके पीछे जो लोग थे उनमें और इसमें समान लोगों का नाम भी आ रहा है। और ये नाम इसलिए आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जब अडानी ग्रुप ने कोल माइनिंग के ठेके लिए थे, तो आज से करीब ये 2010 की बात है, 2010 के बाद से वहां विरोध हुआ और उसमें भारत में वही लोग उस प्रदर्शन को और उस अडानी ग्रुप के उस मामले को उठा रहे थे यहां पर, जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में शामिल थे। और वही जॉर्ज सोरोस और वही फोर्ड फाउंडेशन और वही बिल गेट्स के लोग इसमें भी हैं और उसमें भी थे।
और वही यहाँ जलन, पर वही ईर्षा, हाँ वही जलन सुभाष जी, वही ईर्षा। विदेशियों को बर्दाश्त नहीं कि भारत का एक उद्योगी घराना उनके सामने प्रतियोगी के रूप में आ जाए। ये ईर्षा है। और आप तक वो ये लोग तो ग्रुप है, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप है। इनका काम है कोई ईस्टर्न कंट्री का आदमी आगे ना बढ़े। इन्होंने चाइना का भी बहुत विरोध किया था, अडानी का भी कर दिया। अब संसद की बात पर आपने किया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं एक बात पूछता हूं, क्या चाहती है संसद? कि हमारा कोई उद्योगी घराना अंतरराष्ट्रीय लीग पर न पहुंचे? क्या चाहती है संसद? ऐसा नहीं चाहती है। संसद के कतिपय कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, वो हल्ला गुल्ला करके डिमांड करते हैं, और संसद के अंदर बहुमत से ज्यादा कई बार हल्ला गुल्ला का प्रभाव होता है, वो प्रभाव हो जाता है। संसद का फैसला है, सर्वोपरि संस्था है, इसके ऊपर तो कोई है नहीं। संसद में कौन बोला, क्या बोला, इस पर कमेंट करना ठीक नहीं है, मैं करूंगा भी नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक घराने विशेष के खिलाफ संसद द्वारा बोलने के पहले संसद को ऐसे अन्य घरानों को भी नंबर्ड करना चाहिए था, और सबके खिलाफ जो उन्होंने स्टेप लिया वो लेना चाहिए था। एक को स्पेसिफिक क्यों किया गया? क्योंकि इसकी आड़ में वो देश के बहुत बड़े नेता के ऊपर आक्रमण लगाना चाहते हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कई बार प्रेस में कि अडानी को सरकार का समर्थन है। तो क्या आपका मतलब जो हमारा घराना बढ़ेगा सरकार उसका विरोध करे, समर्थन न करे, उसकी आलोचना करे, उसको प्रतिबंधित करे, उसको प्रताड़ित करे, पनिश करे? दिस इज एब्सोल्युटली सिली कंसेप्ट, नॉट इन पार्लियामेंट बट आउटसाइड पार्लियामेंट। मैं चाहता हूं इस पर संसद के माननीय सारे सदस्य अपनी आत्मा पर, अपने दिल पर हाथ रखकर इस पर सोचें और उसके बाद इस कदम को आगे बढ़ाएं। तो एक और बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यदि भारत सरकार का या भारत सरकार के किसी मंत्री का या भारत के किसी बड़े नेता का नाम होता तो संसद इन्वॉल्व होती तो समझ में आती। लेकिन संसद का फ्लोर इस बात के लिए इस्तेमाल किया जाना, यदि सांसदों को ऐसा लगता है कि इसमें कोई उनका इंटरजेक्शन होना चाहिए, कुछ इंटरवेंशन होना चाहिए, तो वो जो कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं उनको लेटर लिख सकते हैं। आरबीआई को लेटर लिखा जा सकता है, सेबी को लेटर लिखा जा सकता है, आपके सीबीआई को लेटर लिखा जा सकता है। ये तो हमारी संस्थाएं हैं अभी, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मगर ऐसा नहीं, जब कोई आदमी या कोई संस्था या कोई ग्रुप ऑफ पीपल किसी पर अटैक करता है तो नॉर्मल तरीके से नहीं करता है। ईडी की इंक्वायरी हो जाती तो क्या होता, फैसला आ जाता। सीबीआई की होती तो फैसला आ जाता, सेबी की होती तो फैसला आ जाता। मगर वो तो इसको लटकाना चाहते हैं ताकि इस हथियार का चुनाव तक सरकार के सर्वोच्च स्तर पर विरोध करने का इनको बहाना मिल जाए। ये चुनावी बहाना ढूंढने के लिए पार्लियामेंट का प्रश्न आई है। वैसे पार्लियामेंट के बाहर तो कई बार आ चुका है, बड़े बड़े अखबारों ने लिखा है, बड़े बड़े ने आरोप लगाए, आरोप से होता कुछ नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू के आशीर्वाद से बिरला और टाटा घराने बढ़े तब तो किसी ने आरोप नहीं लगाया था। आपका मतलब प्रणब मुखर्जी के राज में, इंदिरा गांधी के राज में प्रणब मुखर्जी की जो प्रकार इंपोर्ट नीतियों पर जो परिवर्तन हुए उन पर तो किसी ने आरोप नहीं लगाया था। तो केवल लड़ने पर क्यों? आप उसमें यदि हम जाएंगे तो ये जो आरोप लगाने वाले हैं ये इनको सोचना चाहिए। यदि आप जिस बात के ऊपर आ रहे हैं उसमें तो बात यह है कि केवल हमारे देश में कार बनाने का लाइसेंस एक कंपनी को मिला, वो औद्योगिक घराना था, ठीक है। दूसरा, स्कूटर बनाने का लाइसेंस एक कंपनी को मिला। बाद में वो जो दूसरे दत्तक पुत्र थे उनके भी परिवार वाले पहुंच गए कि साहब आपने इनको दिया, हमें ही दे दो। तो एक स्कूटर का लाइसेंस उनको भी मिल गया। तो फिर टेम्पो बनाने का लाइसेंस मिला। तो हमारे यहां तो ये होता आया है। और एक और बात है साहब कि जहां सोशलिस्ट मॉडल के ऊपर सरकार आप चला रहे हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया और सोशलिस्ट मॉडल को आप लेकर आ रहे हैं। ऐसे मॉडल में सरकार की बिना वरद हस्त के, और वैसे भी सरकार का काम, हाँ सरकार का काम कैटलिस्ट का होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, केंद्र की बात क्यों करते हैं? स्टेट को देखिए ना आप, होता नहीं है क्या? एक ही एक घराने को बढ़ाते, एक को ही देते। जब बड़े बड़े औद्योगिक होटलों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, अरुण शौरी साहब मंत्री थे, तब क्या एक पर्टिकुलर घराने को नहीं बढ़ाया गया था? ये मोनोपोलिस्ट एटीट्यूड तो सबका है। इसी हिंडनबर्ग ने गूगल के मोनोपोली पर आरोप लगाया था, इसने औरों पर भी लगाया था, 23 कंपनियों पर पहले लगा चुकी है। मगर ये तो एक मारवाड़ी में कहावत है, बोलना है जो बोलेगा वो बिकेगा। उसकी थ्योरी को लेकर के ये बकवास चल रही है। हिंडनबर्ग नहीं है, ये हिडन जर्म है राष्ट्र के बढ़ते हुए उद्योगों के खिलाफ।
ठीक बात है। और हमारी संसद में कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि बहुत उतावलेपन में हमारे सांसद होते हैं, चाहे वो पेगासस का मामला हो और चाहे ब्रिटानिका वाला मामला हो। इन मामलों में भी कुछ निकला नहीं है अभी तक, आज तक कोई हंगामा हो गया, संसद को हमने ठप कर दिया। पेगासस के मामले में आपको ध्यान होगा, अभी पिछले ही साल कितना बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ, संसद नहीं चलने दी गई। आज वो पेगासस है नहीं और ना कोई अरे भाई, स्विस बैंक के खातों को लेकर के कितने बरस तक पार्लियामेंट में बोलते रहे, कितना बड़ा आरोप लगे, कितना इंपोर्टेड आ गया मनी। कांग्रेस ने क्यों नहीं स्विस बैंक की जांच की? जब बीजेपी करने लगी तो बोला राजनीति है, कांग्रेस करती है तो बोला धर्म नीति है। ऐसा नहीं चलता है। बस देश की जनता बहुत जागरूक है, बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है, बहुत केयरफुल है। वो सोचती ही नहीं है, सुनती नहीं है, समझती भी है और सोचती भी है, उसके बाद उसको मत देती है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे संसद का फैसला हो, अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन करती है। इसलिए अडानी जी को आप कहिए हिम्मत ना हारे, बढ़ते रहो, चलते रहे कदम, जो होगा वो देखा जाएगा। राइट। इसमें एक और भी बात आ रही है, अभी आएगी, हालांकि खुल के सामने आएगी, कि कुछ जो एनजीओज हैं भारत में, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के घरानों से जुड़े हुए हैं, उनकी इस बजट के मार्फत से एटीजी का जो छूट है उसके ऊपर कुछ चोट हुई है। तो इसके ऊपर भी ये माना जा रहा है कि संसद में हंगामा इसलिए भी हो सकता है। तो देखो हाँ, जहां भी 100% एक मत नहीं होगा तो हंगामा होगा ही होगा। हंगामा करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, मुट्ठी भर चंद लोग बहुत है और वैसे भी जाते हैं। हर एक के पक्ष और विपक्ष दो पहलू होते हैं। जो विपक्ष से होते हैं वो हंगामा करते हैं, जो पक्ष में होते हैं वो उसका बचाव करते हैं। इस बात को सुभाष जी ने आपको मत देना चाहिए, ना मुझे देना चाहिए। संसद अपना काम करती है, करने दो। एजेंसी अपना काम करती है, करने दो। पर जनता जो काम करती है वो अंतिम काम होता है। और मैं आपसे कहता हूं, इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाले दिनों में जो लोग इसको नेतृत्व दे रहे हैं, इनको किसी औद्योगिक घराने से चवन्नी चंदा भी नहीं मिलेगा। तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि आज वो राजनीति किसके बल पर कर रहे हैं। क्या इसकी जांच करोगे कि क्यों औद्योगिक घराने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं? क्यों देते हैं? क्यों देते रहे आज तक देते रहे। मुझे तो मालूम अच्छी तरह, जब सुकाड़िया जी मुख्यमंत्री थे तो बजाज घराना और झुंझुनवाला घराना कांग्रेस चलाया करते थे। और उसके बाद जब विरोध हुआ तो बीएम बिरला ने कांग्रेस का तख्ता बदलने का काम किया। औद्योगिक घरानों के राजनीतिक हित भी छुपे हुए नहीं रहते हैं, वो भी होते हैं। और राजनीतिक घरानों के औद्योगिक हित वो भी नहीं छुपते हैं, वो भी स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि हिडनबर्ग का हिडन एजेंडा जब क्लियर हो जाएगा तो हर चीज ओपन हो जाएगी। फिर ओपन बर्ग बन के रह जाएगा, हिडनबर्ग नहीं रहेगा। राइट। हाँ, तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ राजनीति में भी व्यापार है और व्यापार में भी राजनीति है, और व्यापार में भी राजनीति। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब आते हैं आपकी कर्मभूमि राजस्थान की तरफ, जहां पर एक सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। और ये पेपर लीक का जो मामला है इसको लेकर काफी एग्रेसिव मूड उनका दिख रहा है। आप क्या कहेंगे, ये क्या मामला है और आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? मुझे दुख इस बात का है कि पेपर लीक के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के 73 विधायकों को आमरण अनशन पर बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो सर्वाधिक युवाओं के विरोध में हुआ है। उनका भविष्य खराब हो गया, साल खराब हो गए, परीक्षाएं वापस होने की स्थिति आ गई, इम्तिहान रुक गए, इम्तिहान टल गए। धन्य है किरोड़ी लाल मीणा जिसने अकेले ने इस संघर्ष को अपने कंधे पर उठाया। अब तो धीरे धीरे सतीश पूनिया भी जा रहे हैं, कटारिया भी चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, जो इस प्रदेश के बड़े बड़े भाजपाई नेता हैं, कांग्रेस विरोधी नेता हैं, वो इसमें इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लड़े? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाएगा। अब कांग्रेस वाले क्यों लड़ेंगे? उनकी तो सरकार है, उन्हें तो आरोप मुक्त होना है। आरोप की गलती को दूसरों पर डालना है, मंत्रियों की गलतियों को अधिकारियों पर डालना है, अधिकारियों की गलतियों को क्लर्कों पर डालना है। ये उनका तो काम है, वो करेंगे। आप क्या कर रहे हो श्रीमान जी? आप क्या कर रहे हो? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपके प्रणेता क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं दिल्ली से आकर के अरुण सिंह यहाँ बैठते हैं धरने के अंदर? किरोड़ी के साथ बैठना चाहिए, किरोड़ी के साथ आकर के सभी भाजपाइयों को बैठना चाहिए, किरोड़ी के साथ आकर के सभी नेताओं को बैठना चाहिए।
गुलाब चंद कटारिया को बैठना चाहिए, सतीश पूंजा को बैठना चाहिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को बैठना चाहिए, अर्जुन मेघवाल को बैठना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये बड़ा महान कर्म जो किरोड़ी ने किया है वो सफल हो या ना हो, मगर ये एहसान देश की युवा पीढ़ी पर, प्रदेश की युवा पीढ़ी पर, प्रदेश के विद्यार्थियों पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। और मैं 100% कहता हूँ किरोड़ी के इस कार्य को जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। राइट, नहीं इसमें तो कोई शक नहीं। डॉक्टर किरोड़ी मीना राजस्थान की यदि राजनीति को देखें तो जुझारूपन में उनका कोई सानी नहीं है, और वो अपनी सेहत को भी दरकिनार करके सड़क पर बैठ जाते हैं और लाठी भी खा लेते हैं, और पूरा उनका जो अग्रेसिव जो राजनीति है उनकी, वो इस मामले में कोई शक नहीं। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार उनकी इस मांग के ऊपर किस तरह से निर्णय करती है, क्योंकि अभी तक जो फैसले हो रहे हैं उसमें उतना संकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अब यूपी की तर्ज पर जो अपराधी हैं, इसमें जो मुलव्विस हैं, जो शामिल हैं, उनकी बिल्डिंग्स जरूर तोड़ी गई हैं, उनको बुलडोज जरूर किया गया है, और कुछ केसेस भी ठीक ठाक हैंडल किए जा रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो गया वो बहुत बड़ा ऐसा है। सुभाष जी, सुभाष जी, ये मारवाड़ी में कहावत है, खावे हूर कुटी जे पाडा। अरे ये तो बिल्डिंग थोड़ी बहुत अपराधी है। सरगनाओं का क्या हुआ, शहंशाहों का क्या हुआ, राजनीति की जो इन्वॉल्व है उनका हुआ, पीएमओ तक आज गई है उसका क्या हुआ, उनका कुछ नहीं होगा। हाँ, किसी न किसी को बहाना बना करके जिम्मेदार आदमियों में से कम जिम्मेदारों पर ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी जाएगी, उन्हें सजा दी जाएगी। इसके लिए मैं कहता हूँ सरकार बधाई की पात्र है, कम से कम थोड़ा तो है, इसको तो स्वीकार किया है कि नहीं इनकी गलती है। अब जिसको अस्वीकार नहीं किया है, ये काम विपक्ष का है कि सरकार को बाध्य करे। सरकार स्वयं चला करके अपने आदमियों के खिलाफ क्यों जाएगी, अपने मंत्रियों के खिलाफ एक्शन क्यों लेगी? आप में दम है तो आप लगवा लीजिए, आप में दम है तो आप साबित कर दीजिए, ये सब स्पष्ट बात है। फिर भी किरोड़ी के प्रयास का आम जनता समर्थन करती है, आम युवा वर्ग समर्थन करता है। जब पुलिस जाती है और गिरफ्तार नहीं करती है तो उस आदमी की लोकप्रियता का क्या कहोगे? अकेला बैठता है, हजारों लोग आ जाते हैं। मैं कभी इन दिनों किरोड़ी से मिला नहीं हूं, पर मेरी अंतर्राष्ट्रीय आवाज किरोड़ी जानते हैं कि मैं केवल सच्चाई कहता हूं, और सच्चाई के अलावा कुछ नहीं कहता। राइट, तो आपने सुना, ये थे राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले पूर्व मंत्री चंद्राजी सिंघवी। सिंघवी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार आपको। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आप क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर? किस तरह की राजनीति आपको दिखाई दे रही है इस वक्त भारत में? क्या हम ठीक दिशा में हैं, हमारा विपक्ष ठीक काम कर रहा है, या कि हम ऐसे ही धक्के से ही चले जा रहे हैं? क्या आपको लगता है? आप भी अपने कमेंट हम तक भेज सकते हैं। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।